वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इकोनॉमिक्स के मॉडल पेपर के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपकी परीक्षा चाहे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो रही चाहे लिखित फॉर्म में हो रही, दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा और बेसिकली लिखित वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, चूँकि आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। ठीक है, अति लघु और इसके अलावा लघु उत्तरीय प्रश्न और खास करके लघु के साथ साथ आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के भी उत्तर, और तीनों के उत्तर को भी समझने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ साथ जो उत्तर होंगे उनको कैसे लिखना है ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे। बीए प्रथम सेमेस्टर में अगर आपने एडमिशन लिया है फर्स्ट सेमेस्टर में और आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, तो आपको पढ़ना पड़ता है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के बारे में आपको जानना होता है। बहुत ही बारीकी के साथ एक एक पहलुओं को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो सभी चैप्टर से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने रखा है। इससे पहले महासंग्राम रिवीजन क्लास और मॉडल पेपर एक ऑलरेडी अवेलेबल मैंने करवा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। बाकी और भी ऐसे ही जो है एक महामैराथन क्लास और आने वाली है और ऐसे क्लास आती रहेगी आपकी। ठीक है, मॉडल पेपर के माध्यम से, महासंग्राम रिवीजन क्लास के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस को आपको एक प्रकार से ऐसा रिवाइज करवा दिया जाएगा कि आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप मेरे 2-3-4 मॉडल पेपर देख लेते हैं, 5 मॉडल पेपर, तो आपको और कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपका सिलेबस यही है। प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स के जो मूलभूत सिद्धांत है शुरुआत की दौर में, या माइक्रो इकोनॉमिक्स केवल लिखा हुआ है तो आपको यही पढ़ना है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में। ठीक है सॉरी, जो छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। चले, आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से क्लास आज लेंगे और पूरा क्लास लेने वाले हैं, ये मैं आशा करता हूँ। मैं आपको बांध करके रखूँगा ताकि आपका माइंड डाइवर्ट ना हो, बस आप मुझे सुनते रहिएगा। ठीक है, चले थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला मैं आपके समक्ष ले आया हूँ। देखिए, ये क्वेश्चंस आपके लघु उत्तरीय टाइप के हैं और इनको अगर आप सही तरीके से समझ भी लें तो दीर्घ उत्तरीय अगर पूछेंगे तो भी आप लिख देंगे। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय भी मैंने रखे हैं प्रश्न और अति लघु उत्तरीय भी रखा है। चले, तीनों टाइप का क्वेश्चन है, तो जो भी परीक्षाएं होंगी उन सभी के लिए बेटर होगा। है पहला प्रश्न, विभेदात्मक एकाधिकार से आप क्या समझते हैं? विभेदात्मक एकाधिकार को ही मूल्य विभेद कहा जाता है या कीमत विभेद कहा जाता है। कभी कभी होता क्या है कि बाजार में, जैसे कोई बाजार है, बाजार में एकाधिकार है। एकाधिकार मतलब कि एक ही दुकान है। जैसे कि मान लेते हैं चप्पल का एक दुकान है किसी मार्केट में, अब वह चप्पल पर एकाधिकार करके बैठा है जो एक प्रकार से विक्रेता है। कोई क्रेता उसके पास खरीदने के लिए जाता है चप्पल, तो वो ए नाम के क्रेता को 50 रुपये का एक चप्पल देता है, लेकिन जब कोई बी नाम का क्रेता खरीदने के लिए जाता है उसके पास तो उसको 60 रुपये का देता है। 50 रुपये का उसको इसलिए देता है चूँकि वह एक प्रकार से उसका नज़दीकी कोई यार दोस्त हो सकता है या कोई परिवार का हो सकता है, या फिर एक प्रकार से उसका मन कर रहा है कि भाई इसको 50 का दिए हैं और उस चूँकि जो क्रेता था, खरीदार था, उसने कम करवा लिया होगा तो 50 में दे दिया होगा। और कुछ खरीदार ऐसे आते हैं जिनको बार्गेनिंग नहीं आती है, जो खरीदना नहीं जानते हैं, तो उससे 60 भी ले लेगा, 70 भी ले लेगा, यानी जैसे पहना पाएंगे वैसे पहना देंगे। जो कहते हैं कि भाई पहनाए दीन, तो ऐसे ही पहना देते हैं। समझ रहे हैं? पहनाने का मतलब होता है कि लूट लेना या एक प्रकार से उचित मूल्य से ज़्यादा पैसा ले लेना। जैसे आजकल के जो रिटेलर हैं, जो दुकानदार हैं, जो बाज़ार में कपड़े वगैरह बेचते हैं, वो इस समय बड़ी धांधली होती। कभी कभी क्या होता है, मतलब ये नहीं कि सारे लोग ऐसे करते हैं, लेकिन भाई उनका धंधा वही है। जैसे 100 रुपये की वस्तु को बताएंगे कि 500 रुपये की है ये। ठीक है, अब जो महिलाएं जाती हैं, चूँकि उनको बताना इसलिए पड़ता है कि 500 रुपये की है, चूँकि उनको पता है कि भाई 100 की जब 500 बताएंगे तो महिलाएं तुरंत बताएंगी कि 250 में दूंगी या 200 दूंगी, 200 से ऊपर नहीं होगी, तुरंत 300 कम करेंगी। इस वजह से वो 400 रुपये पहले एक्स्ट्रा लगा के बताते हैं। तो जब 500 बताएंगे उस 100 रुपये की सामान का, तो कहेंगे हम जो है 200 रुपये देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो कहेगा कि ना हमार वाली ना तहार वाली, 400 रुपये दे दो मैडम जी, दे देवे का। तो मैडम जी कहे नहीं नहीं 400 तो बहुत ज़्यादा होगा। कहे बहनी 400 ज़्यादा होगा ना? तो बहनी कहे हाँ, अरे 400 भाई फलाने बजरिया में गया ना हुआ, देहिन रहा तोहरे नियर लग गया है भाई, ये सड़िया देखते हो ना, ये सड़िया के तरह लेके आन है, 150 रुपये की साड़ी हुए लेके आन है। तुरंत जो है इससे बातचीत करने लगी। तो दुकानदार सोचेगा अच्छा रुको बताते हैं। ठीक है, ठीक है बहनी, अच्छा ठीक है, ज़्यादा ना दियो, चलो कुछ नहीं ना। एक वाली ने कहा 350 रुपया
दुकानदार बोला 350 दे दो मैडम जी, दे दिया। अब ऐसे में दुकानदार क्या करता है कि वो 350 रुपये में एक प्रकार से कहता है कि नहीं 350 में मैं दूंगा, मतलब 350 में एक प्रकार से दूंगा। तो औरतें कहती नहीं 350 नहीं, मैं 300 रुपये दूंगी। अब वो 300 रुपये पे चीज़ें डन हो जाती है। 200 रुपये मुनाफा दुकानदार का, 100 रुपये का सामान 200 रुपये मुनाफा हो गया, या 150 का सामान था 200 का सामान था 100 रुपये मुनाफा, यानी बिना उससे नीचे नहीं देंगे वो। ऐसे में जब एकाधिकार हो जाता है कि साड़ी की और कोई दुकान ना हो, तो एक प्रकार से ऐसे में मुँह मांगा दाम एक प्रकार से ले लेते हैं और अलग अलग खरीदारों से अलग अलग पैसे भी ले लेते हैं। यही होता है भैया क्या, इसी को विभेदात्मक एकाधिकार कहते हैं। ठीक है, उत्तर में क्या लिखना है कि कभी कभी अधिकतम विशुद्ध लाभ कमाने की, अधिकतम माने बहुत ज़्यादा लाभ कमाने की दृष्टि से एकाधिकारी विभिन्न क्रेताओं से, एकाधिकारी मतलब कि ऐसी दुकान जो कि मार्केट में एक ही हो, जिसका पूर्ण अधिकार हो कि भाई उस मार्केट में और कोई दूसरा दुकानदार नहीं है बेचने वाला। ठीक है, तो जैसे कि जब भारत में ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी है और जो है डच हैं और ये सभी लोग हैं, ठीक है, पुर्तगाली हैं। तो इन सभी को अगर यहाँ से भगाएंगे तभी हमारा मार्केट पर, आर्थिक तंत्र पर अधिकार होगा। और जब फ्रेंच और डच और पुर्तगालियों को भगा देते हैं इंग्लैंड वाले, फिर उसके बाद में फिर भारत में एकाधिकार करके व्यापार करते हैं और मुंह मांगी दाम एक प्रकार से में बेचते हैं चीज़ों को। तो वही चीज़ होती है। तो एक ही वस्तु का क्या करते हैं, लाभ, विशुद्ध लाभ कमाने की दृष्टि से एकाधिकारी विभिन्न क्रेताओं से एक ही वस्तु का भिन्न भिन्न यानी अलग अलग मूल्य लिया करता है। इस व्यवस्था को ही कीमत विभेद या विभेदात्मक एकाधिकार कहा जाता है। तो कीमत विभेद क्या है या विभेदात्मक एकाधिकार क्या है, एक टॉपिक है अपने आप में। और इस टॉपिक को आज मैंने आपको समझा दिया बहुत ही सरल भाषा में, उदाहरण के माध्यम से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो फटाफट से लाइक ठोको। ऐसे ही आपको सरल से सरल भाषा में और आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड उदाहरण के माध्यम से इकोनॉमिक्स को हम लोग समझेंगे। ठीक है, चले मूल विभेद की क्या परिभाषाएं विद्वानों ने दी, आइए उन परिभाषाओं को भी समझने का प्रयास करते हैं। प्रोफेसर स्टिंगलर महोदय बड़े अच्छे एक प्रकार से अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने कहा कि कीमत विभेद का अर्थ या विभेदात्मक एकाधिकार का अर्थ तकनीकी दृष्टि से, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो लगभग मिलते जुलते पदार्थों को इतनी भिन्न कीमतों पर बेचना जो कि उनकी औसत लागतों के अनुपात से कहीं अधिक है। यानी कि उनकी लागत जो है मान लेते हैं 10 रुपया है, उनको कहीं कहीं पे 50 रुपये में बेचे, कभी कभी उसी को 60 रुपये में बेचे। यानी 10 रुपये के सामान को 60 और 70 रुपये में, 50 रुपये में बेचने की कला एक प्रकार से इसमें शामिल होती है। एक अन्य स्थान पर प्रोफेसर स्टिंगलर कहते हैं कि जब एक सी वस्तु के 2 या उससे अधिक मूल्य रखे जाएं तो उसे मूल्य विभेद कहते हैं। कि एक ही वस्तु है, एक ही जैसी वस्तु है और एक 50 रुपये की है, एक 40 रुपये की है, एक 30 रुपये की है, तब भी मूल्य विभेद होता है वहाँ पर। या एक ही क्रेता को एक प्रकार से या कई क्रेताओं को एक ही वस्तु को अलग अलग मूल्यों पर बेचना भी विभेदात्मक मूल्य या कीमत विभेद कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन कहती हैं, क्या कहती हैं श्रीमती जॉन रॉबिन्सन? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन कहती हैं कि एक ही नियंत्रण के अधीन, एक ही नियंत्रण के यानी एक ही कंट्रोल के अधीन उत्पादित वस्तु को, यानी जो एक ही व्यक्ति मतलब नियंत्रण कर रहा है, ऐसे में उस उत्पादित वस्तु को विभिन्न ग्राहकों को विभिन्न मूल्यों पर बेचने की क्रिया को मूल्य विभेद कहा जाता है। यानी एक ही वस्तु को वही उत्पादित करता है, चूंकि इस वजह से वो अपने हिसाब से जिस ग्राहक को जितने में बेच पाता है उतने में बेच देता है। ये खास करके कपड़ों वाले मार्केट में आप देखते हैं जितना पाए उतना में बेच देते हैं। ठीक है, हर जगहों पर आप देखते हैं ये चीज़ें सरल मतलब शामिल होती हैं। इसी को और सरल शब्दों में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जब एक एकाधिकारी एक ही लागत से उत्पन्न एक ही वस्तु की भिन्न भिन्न इकाइयों का अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग बाज़ारों में अलग अलग मूल्य प्राप्त करता है तो उसे मूल्य विभेद कहा जाता है। मेरे हिसाब से अब इससे ज़्यादा इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। मूल्य विभेद टॉपिक आपका खलास, यानी कि एक टॉपिक आपका यहाँ पर ये क्लियर हुआ। अपने आप में एक पूरा टॉपिक है और टॉपिक आपको समझ में आ गया कि मूल्य विभेद है क्या, कीमत विभेद क्या है। इसको आप जो भी प्रश्न इससे पूछेगा आप इसको समझा करके लिख पाएंगे, चूँकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ चुकी हैं। मेरे हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो फटाफट से लाइक ठोको, आगे देखें। चले भैया, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लघु उत्तरीय का प्रश्न दूसरा नंबर, पूर्ण प्रतियोगिता व एकाधिकार में क्या अंतर है? एकाधिकार का मतलब क्या होता है? एक मार्केट में कोई एक ही दुकान है और उसका वर्चस्व बना हुआ है, जितने में सामान चाह रहा है उतने में बेच रहा है, एकाधिकार वो होता है।
पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, जहाँ पर जैसे कि कभी कभी मार्केट में आप देखते हैं मोबाइल की शॉप है तो लगातार मोबाइल की शॉप है, कहीं कहीं मार्केट में आप देखते हैं दुकान है तो वहाँ पर मेडिकल स्टोर है, ठीक, कहीं पर मोटरसाइकिल का ऑटोमोबाइल्स का दुकान है, ऑटोमोबाइल से दुकान है। यानी आप देखते हैं आजकल के मार्केट में पूर्ण प्रतियोगिता वाले मार्केट ज़्यादा पाए जाते हैं, और गाँव वगैरह में कभी कभी आप देखते हैं कि ये चीज़ें जो आप खास करके एकाधिकार होता है पाया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में क्या डिफरेंस है, इसी को पूछा गया, आइए समझ लेते हैं। पहला अंतर है कि विक्रेताओं या उत्पादकों की संख्या बहुत अधिक होती है पूर्ण प्रतियोगिता में। विक्रेता मतलब कि जो बेचने वाले होते हैं या जो उत्पादन करने वाले होते किसी भी वस्तु का, उनकी संख्या यहाँ पर ज़्यादा होती है। जबकि इसमें एक प्रकार से एकाधिकार में क्या होता है, विक्रेताओं या उत्पादकों की संख्या एक होती है, इसी वजह से एकाधिकार होता है, ठीक है, और वो अपने मन मर्जी के दाम पर चीज़ों को बेचते हैं। दूसरी बात, वस्तु प्रमाणित पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, वस्तु प्रमापित या एक रूप होती है, उत्पाद में भिन्नता यहाँ पर पाई जाती है। इसमें क्या होता है, एकाधिकार में वस्तु का कोई निकट स्थापन्न वस्तु नहीं होता। स्थापन्न वस्तुएं क्या होती हैं, स्थापन्न मतलब होता है कि उसके जैसी कोई दूसरी वस्तु नहीं होती, ठीक है, जबकि यहाँ पर स्थापन्न वस्तुएं होती हैं और कहीं ना कहीं पे, तो इस वजह से पूर्ण प्रतियोगिता होती है। जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे दो कंपनियां एक ही स्थान पर आ जाएं और एक ही जैसे प्रोडक्ट को बना रही हैं, जैसे एक दो कंपनी आ जाएं जो सर्फ एक्सल मतलब कि सर्फ बनाती हूँ, निरमा बनाती हूँ। अब एक कंपनी जो है, मान लेते हैं कोई कंपनी, मतलब कि मैं मान लेता हूँ घड़ी, एक निरमा आता है, एक व्हील आता है, तो घड़ी और व्हील दोनों एक प्रकार से बना रहे हैं। अब एक प्रकार से घड़ी और व्हील में क्या होगा, कंपटीशन होगा। तो यहाँ पर एक प्रकार से ऐसा नहीं होता, यहाँ पर जैसे घड़ी है तो केवल घड़ी ही रहेगा, व्हील है तो व्हील ही रहेगा, ठीक है, कोई कंपटीशन में वस्तुएं उसके जैसी नहीं होगी। स्थापन वस्तुएं वही वस्तुएं होती हैं जो किसी वस्तु की पूरक होती हैं। जैसे कि मान लेते हैं पूड़ी आपको खाना है तो डालडा की भी पूड़ी आप खा सकते हो, रिफाइंड की पूड़ी भी खा सकते हो और घी की पूड़ी भी आप खा सकते हो। अब एक प्रकार से आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसका खाना चाहते हो, ये एक प्रकार से जो उपभोक्ता होता है उस पर डिपेंड करता है। तो स्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिससे आपका काम चल जाता है, अगर कोई वस्तु ना मिले तो उसके बदले में कोई दूसरी वस्तु का प्रयोग करके आपका काम चल जाए, ठीक है। तो वस्तु का कोई निकट स्थापन यहाँ पर नहीं होता है एकाधिकार में, जबकि यहाँ पर होता है। तीसरा अंतर है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के लिए मांग रेखा पूर्ण लोचदार अर्थात पड़ी रेखा होती है यहाँ पर, यानी पूर्ण लोचदार होती है यहाँ पर। इसमें क्या होता है, एकाधिकार में फर्म के लिए मांग रेखा पूर्ण लोचदार से कम अर्थात गिरती हुई रेखा यहाँ पर दिखाई पड़ती है, ठीक है। अगला अंतर ये है इसमें पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं और विक्रेताओं यानी खरीदार और जो बेचने वाले होते हैं, ठीक है, उनको बाजार के संबंध में पूर्ण जानकारी होती है कि क्या क्या कैसे कैसे मिलता है। जो खरीदने वाला तो उसको भी पता है कि कितने का मिलता है, बेचने वाला उसको भी पता है कितने का मिलता है, ठीक है। एकाधिकार पूर्ण जानकारी इसमें नहीं होती किसी, मतलब कि ना तो क्रेताओं को ना विक्रेताओं को, जैसा मर्जी चल रहा है वैसे लूट रहे हैं लोग, मतलब वैसी चीज़ एक प्रकार से मार्केट में बिक रहा है। लूटना कहना उचित ना होगा, आगे देखेंगे। हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे, इसको मैं आपको समझा दूँ फिर उसके अंदर बताता हूँ आपको। अगला आपका अंतर ये है, जो एक प्रकार से पूर्ण प्रतियोगिता होती है इसमें विक्रेताओं यानी जो फर्म होते हैं, कंपनियां होती हैं, उनका मूल्य पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता है। यानी कि जो विक्रेता लोग होते हैं वो मूल्य डिसाइड नहीं करते हैं, मूल्य पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता है। मूल्य डिसाइड होता है, ग्राहकों को भी पता होता है और उसको भी पता होता है। जबकि एकाधिकार में विक्रेता का मूल्य पर पर्याप्त और पूर्ण नियंत्रण होता है। विक्रेता यानी जो बेचने वाला होता है जब चाहता है मूल्य को घटा सकता है, बढ़ा सकता है अपने हिसाब से, ठीक है। अगला अंतर है कि पूर्ण प्रतियोगिता जो होती है उत्पादन के क्षेत्र में फर्मों का प्रवेश व बहिर्गमन पूर्णतः स्वतंत्र होता है इसमें, जबकि फर्मों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित होता है इसमें, ठीक है। दूसरे फर्म इसमें प्रवेश नहीं कर सकती, इसमें कोई भी कंपनी कोई भी दुकान खोल सकती है मार्केट में, वहाँ पर नहीं खोल सकती। अगला है बाजार में गैर कीमत प्रतियोगिता यहाँ पर नहीं होती है। गैर कीमत प्रतियोगिता यहाँ पर नहीं होती, जबकि इस बाजार में खास करके एकाधिकार बाजार में गैर कीमत प्रतियोगिता होती है। तो इस तरीके से ये कई अंतर आपको मैंने बताए जो कि एक प्रकार से आपको समझने चाहिए। अब इस सभी की PDF आपको अगर इकोनॉमिक्स की PDF प्राप्त करनी है और भी PDF प्राप्त करनी है, खास करके कुछ PDF ऐसी भी हैं जो कि एक प्रकार से क्लासेस में आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है, वो भी PDF आपको मिलेगी। वो भी PDF आपको मिलेगी। साथ ही साथ में आप देखेंगे कि जो क्लासेस होती है उनकी तो PDF मिलेगी, मॉडल पेपर की, महासंग्राम रिवीजन क्लास की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस सेट की, सभी की आपको PDF वगैरह मिलती रहेगी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपको PDF प्राप्त करने के लिए, कोर्स प्राप्त करने के लिए क्या करना है, सभी सब्जेक्ट का आपको SMS करना है 91 61 93
6062 पर जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, परीक्षा आपकी नज़दीक आ चुकी है, फटाफट से PDF नोट्स प्राप्त करने के लिए आप SMS करेंगे। किस पर SMS करना है भैया? इसी नंबर पर अपना नाम लिख करके भेजेंगे, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके क्या क्या सब्जेक्ट हैं अपने सब्जेक्ट नेम लिख करके भेज दीजिएगा। आपको एक प्रकार सभी सब्जेक्ट का PDF नोट्स मिल जाएगा। यहाँ पर आपके जो कोई भी सब्जेक्ट होंगे सभी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर PDF नोट्स मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ में आपको करना क्या है, आपको एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर मात्र आपको 100 रुपीज़ जो होंगे सेंड कर देने होंगे और इसी 100 रुपये में आपको 3 मेजर सब्जेक्ट की तैयारी करवा दी जाएगी। 3 मेजर सब्जेक्ट, एक आपका माइनर सब्जेक्ट, ठीक है, और आपके एक प्रकार से एक को करिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। एक को करिकुलर सब्जेक्ट की भी तैयारी आपकी यहाँ पर करवा दी जाएगी। यानी को करिकुलर में आपका क्या शामिल है, यानी कि अनिवार्य प्रश्न पत्र जो होता है, को करिकुलर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन शामिल है। आपको बता दूं कि सभी विश्वविद्यालयों में यही सिलेबस फॉलो होता है, तो बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कि आपका जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय हो गया, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय हो गया। ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं होती इसमें लिखित होती हैं। अगर माइनर पेपर है राम मनोहर लोहिया में तो ऑब्जेक्टिव होगा, तो उसका भी ऑब्जेक्टिव लिखित सभी की तैयारी में करवाता हूँ, ठीक है। इसके अलावा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है। इसके अलावा राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, ठीक है, तो ये भी यूनिवर्सिटी हो गई। इसके अलावा डॉक्टर भीम राव अंबेडकर आगरा यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है। इसके अलावा आपका CSJMU हो गई कानपुर विश्वविद्यालय, ठीक है। CCSU यानी चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय हो गया। इसके अलावा आपका जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है लेक्चर। साथ ही साथ में आप देखेंगे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका और भी कई विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि आपका और कोई विश्वविद्यालय से सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो गया आपका, और भी जैसे कि आप देखेंगे LU हो गया, ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई, इसमें भी आपको ये पढ़ना है। बिहार के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में आपको यही मिलेगा, ठीक है। कुछ झारखंड के विश्वविद्यालय जो हिंदी भाषी वहाँ पर आपको मिलेगा, उत्तराखंड के विश्वविद्यालय वहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी कई विश्वविद्यालय में आपको मिलेगा ये सिलेबस इकोनॉमिक्स का। चूँकि ये सिलेबस आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स ही शुरुआत में पढ़ना होता है, तो आपको एक प्रकार से चीज़ें मिलेंगी और बहुत बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव भी तैयारी करवाता हूँ, लिखित भी, यानी सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ आपके और कई विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि मुझे ध्यान आ रहा है आपका जैसे कि जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है। और इसके अलावा और भी कई विश्वविद्यालय आपके बच रहे हैं, उन सभी की तैयारी होती है यहाँ पर, ठीक है। आपका जो है मतलब कि महाराजा सुहेल देव आजमगढ़ विश्वविद्यालय जो हो गया वो, ठीक है, महाराजा सुहेल देव, ठीक है, यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके अलावा और भी MJPRU हो गई, ठीक है, महाराजा जो ज्योतिबा फुले MJPRU, ठीक है। MJPRU के अलावा आपका जो है BU झांसी हो गई, ठीक है, BU झांसी, ठीक है, ठीक है, BU झांसी। तो ये कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो कि जिनका नाम मैंने नहीं ले पाया हूँ, वो सब विश्वविद्यालय एक प्रकार से इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग एक प्रकार से इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। तो इकोनॉमिक्स का एक प्रकार से यहाँ पर इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, एंशिएंट हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट आप देखते हैं लगभग करवाए जाते हैं। संस्कृत वगैरह के भी PDF नोट्स यहाँ पर मिलेंगे, यानी सभी सब्जेक्ट की। साथ ही साथ में को करिकुलर में आपको क्या पढ़ना होता है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के बारे में पढ़ना होता है। फूड न्यूट्रिशन, ठीक है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के बारे में आपको पढ़ना होता है। फूड न्यूट्रिशन हाइजीन के बारे में पढ़ना होता है। खाद्य पोषण और स्वच्छता, इसका कल क्लास मैंने लगवाई थी, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सब एक प्रकार से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। सभी सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा, पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर की PDF नोट्स मिलेगी, ऑब्जेक्टिव की भी, लिखित की भी, साथ ही साथ में मॉडल पेपर की PDF नोट्स मिलेगी, ठीक है। जो चैप्टर वाइज क्लासेस होंगी उनकी भी PDF नोट्स यहाँ पर मिलेगी। इसके साथ ही साथ आपका महासंग्राम वीडियो होगी, उसकी PDF नोट्स मिलेगी। मैराथन क्लास जो होगी उसकी भी PDF नोट्स यहाँ पर मिलेगी। यानी लगभग सभी सब्जेक्ट की एक प्रकार से PDF नोट्स यहाँ पर मिलती रहेगी। जो अभी तक क्लासेस हो चुकी उनकी PDF नोट्स आपको पर्सनली सेंड कर दी जाएगी, और बाकी जो भी क्लासेस होगी क्लास के तुरंत बाद आपको ग्रुप में PDF नोट्स मिल जाएगी। यानी बहुत ही एक प्रकार से इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो जिन छात्रों को कोर्स में ज्वाइन होना है वो एक प्रकार से SMS करें, कम समय में बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी और आप अच्छे नंबर से पास होंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो फटाफट से जुड़ जाइएगा, समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, जितने जल्दी जुड़ेंगे आपका ही फायदा होगा। और मात्र 100 रुपीज़ में सारी व्यवस्था दी जा रही है, तो आपको जुड़ना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका और सबसे ज़बरदस्त चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं, तो आप सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइएगा, ठीक है। चले
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और तुरंत एसएमएस करें मेरे पास, जल्दी से जल्दी एसएमएस करके। अगर हाँ, बहुत सारे बच्चे कहते हैं हम सब सर जी नहीं चलाते, तो आप अगर नहीं चलाते हैं ऑनलाइन माध्यम से पे करना, तो आप किसी दूसरे से जाकर के भी सेंड करवा दीजिएगा, तब भी आपको ऐड कर दिया जाएगा। किसी दुकान से, किसी साइबर कैफ़े से भी आप सेंड करवा सकते हैं। देर ना करिए, मैं आप फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। चलें आगे देखते हैं। और इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भाई 100 रुपया गुरुजी को दे दें, गुरुजी 100 रुपया लेके हमारा भाग ना जाए कहीं पे। हम कहाँ भागेंगे आपका 100 रुपया लेकर के भैया, ठीक है। आपको कंटेंट देंगे, आपको ग्रुप से जोड़ेंगे, और मैं ओपन प्लेटफॉर्म पर बोल रहा हूँ, तो एक प्रकार से कि भाई मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, और PDF नोट्स वगैरह सेंड करूँगा, तो 100 रुपये लेकर के। बहुत सारे कहते हैं बच्चे कि गुरुजी आप 100 रुपये लेके कहीं ब्लॉक ना कर दो। क्यों ब्लॉक करेंगे भाई, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप अच्छे तरीके से पढ़ें, PDF नोट्स का भी फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में। चले अगला क्वेश्चन से, मूल्य विरोधाभास क्या है? मूल्य विरोधाभास क्या होता है, समझे। मूल्य विरोधाभास ये भी एक टॉपिक है, ठीक है। सामान्य मांग की दृष्टि, सामान्य मांग की वृद्धि से कीमतें बढ़ती हैं। जब भी एक प्रकार से सामान्य मांग होती है, सामान्य मांग की जब वृद्धि होती है, किसी वस्तु की वृद्धि ज़्यादा हो जाएगी, मतलब कि एक प्रकार से मांग ज़्यादा हो जाएगी, मांग में बढ़ोतरी के साथ साथ कीमत बढ़ जाती है। जैसे कि मान लेते हैं डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, तो एक प्रकार से वो उसका मूल्य ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जैसे कि जब मोटरसाइकिल की डिमांड ज़्यादा होती है तो उसका मांग बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब कि जब डिमांड यानी मांग बढ़ती है तो एक प्रकार से मूल्य भी बढ़ जाता है, ठीक है। डिमांड घटती तो मूल्य भी घटने लगता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में देखा जा सकता है कि मांग में वृद्धि से कीमतें घटती भी हैं। यानी एक प्रकार से जरूरी नहीं है कि मांग में वृद्धि होने से कीमतें बढ़ती ही हैं। सामान्य तौर पर अगर देखें तो मांग में वृद्धि होगी, डिमांड बढ़ेगा तो मूल्य में भी वृद्धि होगी, जाहिर सी बात है। क्योंकि एक प्रकार से पूर्ति अगर हो गई समय से तो ठीक बात है, लेकिन पूर्ति नहीं हो पाई, डिमांड ज़्यादा है और पूर्ति यानी कि सप्लाई नहीं हो पाई, तो डिमांड और सप्लाई अगर तालमेल में है तब तो ठीक है, मूल्य वही रहेगा। लेकिन डिमांड अगर बढ़ गया और सप्लाई नहीं हो पाई तो मूल्य ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ये क्लियर है, ठीक है। और सामान्य तौर पर यही होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां होती, कुछ एक्सेप्शन चीज़ें होती हैं जिसमें कीमतों मतलब कि मांग में वृद्धि से कीमतें घट भी जाती हैं। ऊपरी तौर से देखने में यह विरोधाभास लगेगा, लेकिन परिस्थितियों की भिन्नता पर ध्यान देने से इसका कारण स्पष्ट हो जाएगा। दीर्घकाल में लंबे समय में कुछ वस्तुएं क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम अथवा लागत ह्रास नियम के अंतर्गत उत्पन्न की जाती हैं। अतः उनका उत्पादन बढ़ाने पर लागत व्यय घटते हैं और उत्पादन घटने पर लागत व्यय बढ़ते हैं। जब उत्पादन घट जाता है तो लागत व्यय जो होते बढ़ जाते हैं। उत्पादन ज़्यादा करने पर जो एक प्रकार से लागत व्यय होता है वो कम हो जाता है। कैसे? जैसे मान लेते हैं एक पुस्तक छापने में जितना मेहनत लगेगी उतने 20 पुस्तक छापने में मेहनत लगेगी, ठीक है। तो ऐसे में एक प्रकार से जब आप एक पुस्तक छपवाएंगे तो भी एक प्रकार से व्यक्ति का लगेगा। इस वजह से जब आप सिंपल उदाहरण समझो, जब आप किसी फोटो की दुकान पर जाते हैं और कहते हैं कि फ़ोटो निकालो, तो वो एक प्रकार से कहता है कि अगर एक फ़ोटो निकलवाओगे या 3 फोटो निकलवाओगे तो आपका 20 रुपया लगेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन आपका वो एक प्रकार से 30 रुपये में वो 6 फोटो निकाल देता है। अगर आप इसको 50 रुपये देते हैं तो वो आपके लिए कम से कम जो है 20-25 कॉपी निकाल देता है, ठीक है। फ़ोटो आपकी छोटी वाली जो फ़ोटो जो है पासपोर्ट साइज, तो एक प्रकार से क्यों निकालता है? क्योंकि एक प्रकार से उसको उतनी मेहनत लगती है। एक फ़ोटो बनाएगा तब भी उतनी मेहनत लगेगी और 10 फोटो निकालेगा तब भी उतनी ही मेहनत लगेगी। इस वजह से एक प्रकार से वो वहाँ पर दाम कम हो जाएगा, ठीक है। चूँकि दीर्घकाल में सामान्य मूल्य लागत व्यय के बराबर होने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसीलिए मांग की वृद्धि के फलस्वरूप जब उत्पादन बढ़ाया जाता है तब सामान्य मूल्य कम हो जाता है, और जब मांग में कमी आने पर जब उत्पादन घटाया जाता है तब सामान्य मूल्य बढ़ जाता है। यही मूल्य विरोधाभास होता है। यानी जब एक प्रकार से क्या होता है, मूल्य विरोधाभास का मतलब क्या होता है? मूल्य एक प्रकार से बेसिकली डिमांड जब ज़्यादा होती है तो बढ़ता है, लेकिन मूल्य विरोधाभास कब होता है? उन परिस्थितियों में होता है जब कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि मांग में वृद्धि होती है, उत्पादन तब बढ़ाया जाता है, तब सामान्य मूल्य कम हो जाता है क्योंकि उत्पादन भी बढ़ गया। और जब वृद्धि हुई मांग की, यानी डिमांड बढ़ी, सप्लाई भी हो गई, तो एक प्रकार से मूल्य कम हो गया। और मांग में कमी आ जा गई अगर, तो उत्पादन घटाया गया। उत्पादन घटा तो क्या हो जाएगा? उत्पादन घटा तो मूल्य बढ़ जाएगा। उत्पादन घटने से क्या होगा? उत्पादन जब घटेगा तो मूल्य ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यही विरोधाभास होता है। ये एक प्रकार से मूल्य विरोधाभास कहा जाता है, जब मूल्य में परिवर्तन आता है उसके विपरीत, ठीक है। गिफिन विरोधाभास भी आपको मैंने बताया था नेक्स्ट वीडियो, मतलब कि उससे पहले वाले वीडियो में। अगला क्वेश्चन है,
विभेदात्मक एकाधिकार अथवा मूल्य विभेद का अर्थ बताइए। मैंने आपको शुरुआत में बताया, देखिए मूल्य विभेद का अर्थ होता है एकाधिकारी के सम्मुख कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि वह अलग अलग क्रेताओं से यानी अलग अलग जो खरीदार हैं उनसे मतलब एक ही वस्तु की अलग अलग कीमत वसूल कर लेता है। विभिन्न क्रेताओं को एक ही वस्तु भिन्न भिन्न कीमतों पर बेचने का कार्य कीमत विभेद कहलाता है। मैंने शुरुआत में ही चैप्टर रखा था। कीमत विभेद की परिभाषा देते हुए श्रीमती जॉन रॉबिन्सन कहती हैं कि एक ही नियंत्रण के अंतर्गत उत्पादित एक ही वस्तु विभिन्न क्रेताओं को विभिन्न कीमतों पर बेचने का कार्य मूल्य विभेद कहा जाता है। प्रोफेसर स्टिंगलर कहते हैं कि सामान्य वस्तु के लिए मतलब समान वस्तु के लिए दो या दो से अधिक मूल्य प्राप्त करने को मूल्य विभेद कहा जाता है। तो ये सब लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय या तिलघुत्तरीय में प्रश्न बन सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, प्रश्न आ चुका है, बाजार मूल्य यानी मार्केट वैल्यू एंड सामान्य वैल्यू यानी कि सिंपल वैल्यू में क्या अंतर होता है। बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में क्या डिफरेंसेस होते हैं बताएं। बाजार कीमत या फिर सामान्य कीमत में क्या अंतर है, चाहे ये बताओ चाहे मूल्य में बताओ, ठीक है, बात एक ही है। चल समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला अंतर यह है महोदय, सामान्य मूल्य जो होता है ये दीर्घकालीन तथा अति दीर्घकालीन मूल्य होता है, यानी कि लंबे समय का मूल्य होता है सामान्य मूल्य, जबकि बाजार मूल्य जो होता है अल्पकालीन और अति अल्पकालीन होता है, यानी कम समय के लिए और बहुत कम समय के लिए भी होता है। बाजार मूल्य घटता बढ़ता रहता है, जबकि सामान्य मूल्य जो होता है बड़े लंबे समय में घटता बढ़ता है। दूसरा अंतर, सामान्य मूल्य एक अमूर्त या काल्पनिक मूल्य है। अमूर्त मतलब कि ये दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है, इसको आप केवल महसूस कर सकते हैं, आपको ये दिखेगा और छू नहीं सकते आप। अब्स्ट्रैक्ट होता है, यानी कि जो सिंपल वैल्यू है वो अब्स्ट्रैक्ट होती है या काल्पनिक होती है, इमेजिनरी मूल्य होते हैं जो कभी बाजार में प्रचलित नहीं होता है, ठीक है। बाजार मूल्य जो होता है यह एक वास्तविक मूल्य होता है जो एक समय विशेष पर बाजार में प्रचलित होता है कि भाई ये मूल्य एक प्रकार से बाजार किसी वस्तु की मार्केट वैल्यू कितनी है वो प्रचलित है, सभी को पता होता है, जबकि ये नहीं पता होता। अगला अंतर ये कि सामान्य मूल्य जो होता है इसमें अधिक परिवर्तन नहीं होता है और यह दीर्घकाल तक एक जैसा बना रहता है, ठीक है, यानी सामान्य मूल्य में घटोत्तरी बढ़ोत्तरी ज़्यादा नहीं होती, बहुत लंबे समय में होती कभी कभी। जबकि अल्पकालीन मतलब जो बाजार मूल्य होता है इस मूल्य में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, प्रति घंटे, प्रतिदिन अथवा प्रति सप्ताह इसमें परिवर्तन होना एक सामान्य सी बात है। लोग कहते हैं कि भाई मंडी का रेट जो है कब घटता है कब बढ़ता है ये किसी को पता नहीं चलता है, तो ऐसे ही मार्केट जो होती है उसका रेट कब घटेगा कब बढ़ेगा, किसी वस्तु का रेट कभी कभी 10 रुपये बढ़ जाता है, कभी 5 रुपये सस्ता हो जाता है। आप देखते हैं डीजल पेट्रोल भी कभी कभी महंगे सस्ते होते रहते हैं, खाद वगैरह फर्टिलाइजर वगैरह सस्ते मतलब कि घटते बढ़ते रहते हैं, टमाटर आलू प्याज सभी के मूल्य घटते बढ़ते रहते हैं, तो ये मार्केट वैल्यू होती है सभी की। अगला प्रश्न है, जो सामान्य मूल्य होता है इस मूल्य के निर्धारण में मांग और पूर्ति दोनों ही सक्रिय भाग लेते हैं, यानी डिमांड एंड सप्लाई दोनों सक्रिय रूप से सामान्य मूल्य में भाग लेते हैं, फिर भी पूर्ति की मूल्य निर्धारण में निर्णायक भूमिका होती है, यानी कि अगर पूर्ति ठीक ठाक मात्रा में है तो एक प्रकार से मूल्य में कोई चेंजमेंट उतना नहीं आता है, ठीक है। जबकि बाजार मूल्य की अगर बात की जाए तो इस मूल्य के निर्धारक में मांग का पक्ष मुख्य और सक्रिय प्रभाव डालता है, इसमें पूर्ति प्रभाव डालती है, जबकि इसमें मांग यानी कि डिमांड पर ये काम करता है। बाजार मूल्य डिमांड के अकॉर्डिंग चलता है, डिमांड ज़्यादा हुई तो मूल्य एक प्रकार से बढ़ जाएगा, डिमांड कम हुई मूल्य घट जाएगा। इसमें क्या है, सप्लाई अगर ठीक ठाक मात्रा में तो मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। जबकि पूर्ति शक्ति अपेक्षाकृत यहाँ पर निष्क्रिय रहती है। क्लियर, ध्यान, पूर्ति उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखती जितना मांग इंपॉर्टेंट रखती है बाजार मूल्य में। सामान्य मूल्य जो होता है इसका निर्धारण मांग व पूर्ति के अंतिम संतुलन के परिणाम स्वरूप होता है, ताकि मांग व पूर्ति की शक्तियों के समायोजन में कोई बाधा ना पड़े, इस तरीके से काम करता है। जबकि बाजार मूल्य जो होता है मांग व पूर्ति के अस्थायी संतुलन के द्वारा निर्धारित होता है, इसमें अस्थायी संतुलन होता है। बाजार मूल्य मतलब मांग और पूर्ति का, इसमें अस्थायी रूप से संतुलन होता है। क्लियर, तो ये अंतर हो गया। ये सब अंतर परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे देखते हैं, दीर्घोत्तरीय का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बाजार की परिभाषा दीजिए, या बाजार से आप क्या समझते हैं, प्रश्न आपसे बन सकता है ऐसे, बताएं। बाजार की परिभाषा दीजिए, फटाफट से आप बताएंगे। देखिए, अर्थशास्त्र में अगर देखें तो बाजार शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में किया जाता है, मतलब बड़े पैमाने पर किया जाता है, बड़े स्तर पर किया जाता है। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का अभिप्राय उस संपूर्ण क्षेत्र से होता है जहां वस्तु विशेष के क्रेता, यानी कि वस्तु विशेष मतलब किसी वस्तु को खरीदने वाले व्यक्ति क्रेता और उसको बेचने वाले आपस में प्रतिस्पर्धा करके उस क्षेत्र भर के लिए वस्तु की एक कीमत स्थापित कर देते हैं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने बाजार की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी है। बेसिकली क्रेता और विक्रेता एक बाजार में होते हैं और वो मिलकर के किसी वस्तु का एक प्रकार से रेट घटाते बढ़ाते रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
प्रश्न मतलब आज मतलब अगले विद्वान, पहले विद्वान आ चुके सिजबिक महोदय बाजार की परिभाषा बड़ी ज़बरदस्त देते हैं। कहते हैं कि बाजार मनुष्यों का एक ऐसा समूह होता है। बाजार एक क्या है? मनुष्यों का समूह होता है जिसमें इस प्रकार के वाणिज्य यानी कॉमर्स संबंध स्थापित होते हुए हों कि प्रत्येक को सुगमतापूर्वक यह पता चल जाए कि अन्य व्यक्ति समय समय पर कुछ वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय किन कीमतों पर करते। विनिमय का मतलब होता है कि वस्तु और सेवाओं का विनिमय, आदान प्रदान। विनिमय का मतलब कहता है एक्सचेंज करना, आदान प्रदान करना ही विनिमय कहलाता है। तो विनिमय एक प्रकार से किन कीमतों पर, यानी किन कीमतों पर कोई वस्तु खरीदी और बेची जा रही है, किन वस्तुओं पर मतलब किन कीमत पर वस्तुएं अदला बदली की जा रही हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे बनिया लोग होते हैं, हम उनको एक प्रकार से अपने घर में, हमारे घर में गेहूँ होता है तो गेहूँ हम उनको दे देते हैं। इस समय धान हुआ है तो धान बनिया आएगा, धान लेकर के जाएगा। अब वो धान के बदले एक प्रकार से हमको कीमत देगा, पैसा देगा। तो एक प्रकार से यही मार्केट हो गया, यही चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने बताई सिजबिक महोदय ने। अगले विद्वान है कुर्नो। सिजबिक महोदय की मतलब देखिए अपने आप में एक टॉपिक है, बाजार अपने आप में एक टॉपिक है, एक चैप्टर है पूरा का पूरा। आज समझ लेंगे आप, पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए कुर्नो महोदय कहते हैं कि बाजार कोई ऐसा विशेष स्थान नहीं होता जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय होता हो, वरन ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें विक्रेताओं और ग्राहकों के बीच परस्पर का स्वतंत्र संपर्क होता है। यानी कि खरीदार और जो लेनदार होते हैं, यानी कि बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों का आपस में पारस्परिक संबंध भी होता है बाजार में, हो कि एक वस्तु की कीमतों में सुगमता तथा शीघ्रता से समानता होने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए, यानी कि दोनों का तालमेल भी इसमें जरूरी है। तीसरे विद्वान आते एली महोदय। एली महोदय ने कहा कि अरे तुम दोनों ने क्या परिभाषा दी, बच्चों के समझ में नहीं आती, मैं परिभाषा दे रहा हूँ। तो कुर्नो और सिजबिक ने कहा हाँ भाई एली आप ही बताओ। एली ने कहा कि बाजार का अर्थ हम उस साधारण क्षेत्र से लगाते हैं। बाजार एक क्षेत्र होता है, और एक ऐसा क्षेत्र जिसके भीतर किसी वस्तु विशेष की कीमतों का निर्धारण करने वाली शक्तियाँ कार्यशील होती हैं। यानी ऐसी शक्तियाँ बाजार में उस क्षेत्र में निहित होती हैं जो शक्तियाँ वस्तु की कीमत को निर्धारित करती हैं, वह एक प्रकार से क्षेत्र बाजार कहलाता है। ये एली ने कहा। एली की बातों को जब जेम्स महोदय ने सुना, कहा कि ठीक है भैया एली, तुम्हारी परिभाषा भी कुछ मुझे समझ में आई, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ये सबसे बेस्ट है। जेम्स ने कहा, एली और इन कोर्नो सिजबिक ने सभी ने कहा कि हाँ भाई तुम भी बता दो, चलो देखते हैं क्या बोलते हो। तो जेम्स कहते हैं कि बाजार शब्द से तात्पर्य व्यक्तियों की किसी समूह से होता है। व्यक्ति का कुछ व्यक्तियों का समूह बाजार से तात्पर्य सीधा सीधा होता है, जिसमें क्या होता है, एक ऐसा व्यक्तियों का समूह जिसमें व्यापारिक संबंध होते हैं। व्यापारिक मतलब कि एक प्रकार से एक दूसरे से विनिमय वाले संबंध होते हैं, व्यापारिक संबंध होते हैं। ठीक है, और जो किसी वस्तु में मिश्रित व्यवसाय करते हैं। मिश्रित मतलब कि कई सारे व्यवसाय करते हैं, एक व्यवसाय नहीं करते, मिश्रित व्यवसाय के लिए जुड़े होते हैं। अगले विद्वान थे चैपमैन कहा कि जेम्स से कि भाई जेम्स आपने तो बड़ी ज़बरदस्त परिभाषा दी। जेम्स ने कहा कि हाँ हमने दी है, लेकिन तुम भी कुछ दे डालो भाई। तो चैपमैन कहने लगी कि बाजार शब्द से आशय किसी स्थान विशेष से नहीं, वरन वह सदा वस्तु व वस्तुओं तथा उनके क्रेताओं और विक्रेताओं की ओर संकेत करता है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से प्रतियोगिता करते हैं और एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बाजार की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से दी है। तो आप इन सभी की PDF प्राप्त कर पाएंगे, और आप चाहे तो इनको नोट भी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। अगर आप वैसे नोट्स आप ले लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि 100 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप 60-70 रुपये की सीरीज खरीदेंगे, 60 रुपये की सीरीज लगभग आपकी आएगी। ठीक है, और इसके अलावा सीरीज के साथ साथ आप एक सब्जेक्ट की सीरीज 60 रुपये खरीदोगे। ठीक है, 4-5 सब्जेक्ट की सीरीज आप लेंगे, कितना पड़ जाएगा, लगभग 600-700 मतलब कि 300-400 रुपये आपके पड़ जाएंगे। ठीक है, या उससे अधिक पड़ जाएंगे। बुक लेंगे तो 300-300 की एक बुक आती है, या और भी चीज़ें खरीदेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा लंबा पड़ेगा प्रोसेस। ठीक है, तो वो भी जो भी आपको खरीद सकते हैं, बट अगर आप कोर्स ज्वाइन कर लेंगे तो बड़ा बेटर रहेगा। मात्र 100 रुपीज़ में सारे सब्जेक्ट की चीज़ें आपको मिलेंगी। और सबसे बेटर बात यह है कि आपका को करिकुलर वाला कोर्स यहाँ पर करवाया जाता है, जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है पास करना। ठीक है, को करिकुलर कोर्स बहुत ज़रूरी होता है पास करना। अगला प्रश्न चले, प्रश्न है बाजार की असफलता क्या है? बाजार की असफलता के क्या क्या कारण हो सकते हैं बताएं। देखिए अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा जा सकता है आपसे दीर्घ उत्तरीय में कि बाजार से आप क्या समझते हैं, बाजार की असफलता के क्या कारण है बताइए। ठीक है, ये प्रश्न दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है, दोनों प्रश्नों के उत्तर को मिला ले लिख दें। प्रतियोगी बाजार, प्रतियोगी मतलब कंपटीटर जो बाजार होता है, बाजार व्यवस्था अधिकतम सामाजिक कल्याण की स्थिति को इस प्रकार प्राप्त करने में सहायता करती है कि साधनों का कोई भी पुनः आवंटन, दोबारा से बांटना या आवंटन कुछ अन्य लोगों के कल्याण को कम किए बिना कुछ लोगों को बेहतर नहीं बना सकता। तथापि कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत बाजार व्यवस्था
पैरेटो कुशलता अर्थात अधिकतम सामाजिक कल्याण की स्थिति, अधिकतम सामाजिक कल्याण हो सके ऐसी व्यवस्था होती है, उसकी अनुकूलतम स्थिति की ओर नहीं ले जा सकती। जिन परिस्थितियों के कारण से स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था आर्थिक कुशलता या अधिकतम सामाजिक कल्याण को प्राप्त करने में असफल रहता है, उन्हें बाजार अथवा मार्केट असफलता कहा जाता है। बाजार असफलता के 3 प्रमुख कारण होते हैं। पहला कारण है एकाधिकार या अपूर्ण प्रतियोगिता का अस्तित्व। जब भी एक प्रकार से मार्केट में अपूर्ण प्रतियोगिता यानी कोई प्रतियोगिता नहीं होती या एकाधिकार होता है बाजार में, तो एक प्रकार से बाजार असफल हो जाता है। जब एक ही विक्रेता होता है, ऐसे में वो मनमर्जी का दाम लगाता है और अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करता है, तो वहाँ पर एक प्रकार से बाजार असफलता उत्पन्न हो जाती है, पहला कारण। दूसरा कारण इसका है बाह्यताओं की उपस्थिति अर्थात उत्पादन और उपभोग में बाह्य मितव्ययताएँ और अमितव्ययताएँ जब शामिल हो जाती हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से भी उत्पादन और उपभोग में एक प्रकार से जब बाहरी चीज़ें आ जाती हैं या एक प्रकार से मितव्ययताएँ और अमितव्ययताएँ शामिल हो जाती तो भी बाजार असफल हो जाता है। इसके अलावा सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग भी एक प्रकार से कभी कभी बाजार के असफलता में भूमिका निभाता है। तो इस तरीके से बाजार असफलता के ये कई कारण थे जो मैंने आपको बताए। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। भैया फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, चूँकि आपके लिए वो भी बहुत बेस्ट चैनल है। चले भाई, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, सभी दोस्तों से ही निवेदन है। और थोड़ा सा मैं जल ग्रहण कर लूँ फिर स्टार्ट करता हूँ क्लास। प्रश्न बताएं भैया, आर्थिक विश्लेषण यानी इकोनॉमिक एनालिसिस में निगमन प्रणाली के गुण बताएं। निगमन प्रणाली का क्या क्वालिटी होती बताएं। बताएं भैया, आर्थिक विश्लेषण में निगमन प्रणाली के क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या गुण होते हैं, बताएं। देखिए, अन्वेषण, अन्वेषण माने होता है खोजबीन करना। अन्वेषण करने वाले यंत्रों में मानव बुद्धि अत्यंत शक्तिशाली यंत्र होता है। मनुष्य की बुद्धि एक यंत्र के रूप में काम करती है, क्या करने में, अन्वेषण करने में, खोज करने में, रिसर्च करने में, ठीक है। यदि सावधानी से काम लिया जाए तो निगमन प्रणाली अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि इसके निम्नलिखित क्वालिटी हैं, बहुत सारे गुण हैं। कौन कौन से। पहला गुण, निगमनात्मक पद्धति का पहला गुण है सर्वव्यापकता, ठीक है। ये सर्वव्यापकता यानी कि इस प्रणाली से प्राप्त निष्कर्ष सर्वत्र किसी भी देश काल में सत्य होते हैं। जैसे कि सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम जो है, ये हर एक सिचुएशन में सत्य प्रतीत होता है, ठीक है। यानी निगमनात्मक प्रणाली के द्वारा जो भी निष्कर्ष मिलता है वह निष्कर्ष सदैव सत्य होता है। सार्वभौमिकता इसमें होती है, सर्वव्यापकता होती है, हर एक समय में, हर एक मतलब कि किसी देश काल में, समय में वो चीज़ें एक प्रकार से सत्य प्रतीत होती। जो डाटा अभी निकला वही डाटा 10 साल बाद या जैसे जो डाटा भारत के लिए वही डाटा विदेशों में भी मिलेगा। दूसरा है सत्यता, चूँकि जो निगमन प्रणाली होती इसके निष्कर्ष अधिक सत्य होते हैं। भविष्यवाणी प्रायः उचित ठहराती इसमें, यानी बताएगा कि भाई भविष्य में इतने बजे पानी बरसेगा, तो वो पानी उतने बजे बरसेगा, अब कहाँ बरसेगा वो भी बता दिया जाता है। तो ये एक प्रकार से इसके निष्कर्ष सत्य होते हैं। तो आर्थिक विश्लेषण में निगमन प्रणाली के ये यही सब गुण है कि इसमें सर्वव्यापकता है, किसी भी स्थान पर किसी भी समय भी इसके सिद्धांतों की जांच कर सकते हैं आप, इसके निष्कर्षों की जांच कर सकते हैं, इनके निष्कर्ष सत्य होते हैं। तीसरा इसका विशेषता यह है कि सरलता और स्पष्टता, यानी कि इनके निष्कर्ष जो होते हैं सरल होते हैं। प्रणाली जो होती है इनकी अत्यंत सरल होती है। निष्कर्ष निकालने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती, कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं लेनी पड़ती किसी भी निष्कर्ष को निकालने के लिए निगमनात्मक पद्धति में, ठीक है। इसके अलावा चौथी विशेषता या चौथी क्वालिटी ये है कि निश्चितता इसमें होती है। यदि सामान्य सत्य ठीक है तो निष्कर्ष भी इसके यथार्थ और निश्चित होंगे। यानी अगर आपका एक प्रकार से जो आपने रिसर्च किया है, जो तथ्य आपके हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, तो तथ्य के हिसाब से जो निष्कर्ष निकलेगा वो बिल्कुल यथार्थ निकलेगा, फैक्ट निकलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, यूनिवर्सल निकलेगा। पांचवी विशेषता इसकी है मतलब कि निगमनात्मक पद्धति की निष्पक्षता, यानी कि निगमन की प्रणाली का प्रयोग पक्षपात रहित होता है, इसमें किसी का पक्षपात नहीं होता है। निष्पक्षता के साथ एक प्रकार से डाटा आता है और रिसर्च में एक प्रकार से निगमनात्मक प्रणाली बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसी वजह से आर्थिक विश्लेषण में निगमनात्मक प्रणाली का प्रयोग खूब दबा के किया जाता है। तो ये रही निगमनात्मक प्रणाली। अब समझते हैं आगमनात्मक प्रणाली क्या है। देखिए, आगमन प्रणाली को परिभाषित कीजिए। क्या है भैया।
देखिए, आगमन प्रणाली की निम्नलिखित परिभाषाएं विद्वानों ने दी है। प्रोफेसर जे.के. मेहता बहुत ज़बरदस्त समाज मतलब कि ये अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर जे.के. मेहता। प्रोफेसर जे.के. मेहता कहते हैं कि आगमन प्रणाली तर्क की वह विधि या वह नियम होता है जिसमें हम बहुत सी व्यक्तिगत आर्थिक घटनाओं के आधार पर कारणों और परिणामों में सामान्य संबंध स्थापित करते हैं। यानी कि बहुत सी व्यक्तिगत आर्थिक घटनाएं उन घटनाओं के आधार पर एक ऐसी विधि होती है आगमन प्रणाली तर्क की एक विधि होती है जिसमें हम बहुत सी व्यक्तिगत आर्थिक घटनाओं के आधार पर कारणों और परिणामों में समान संबंध स्थापित करते हैं। यानी क्या कारण रहा इस घटना का और इस घटना का क्या परिणाम निकला, और कारण और परिणाम जो निकला उसका संबंध भी रिलेट करते हैं। प्रोफेसर कीन्स कहते हैं कि आगमन प्रणाली में अनेक उदाहरणों के आधार पर एक सामान्य नियम की स्थापना की जाती है, और ये सत्यता एक प्रकार से जो सत्यता निगमनात्मक प्रणाली में होती है वह सत्यता प्रायः आगमनात्मक प्रणाली में नहीं दिखाई पड़ती। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आगमनात्मक प्रणाली के क्या क्वालिटीज़ हैं इसको समझ लेते हैं। समझें भैया, देखिए आगमनात्मक प्रणाली या आगमन प्रणाली के गुण बताइए। तो इसके कई गुण हैं। पहला गुण है निगमन का पूरक है ये, जो कि निगमनात्मक प्रणाली पूरक तभी होती है या कंप्लीट तभी होगी जब आगमनात्मक प्रणाली का भी प्रयोग होगा उसमें। आगमन प्रणाली निगमन की पूरक होती है, यानी कि एक दूसरे की कोरिलेट होती है, एक दूसरे से संबंधित होती है। बिना आगमन प्रणाली के निगमन प्रणाली अधूरी है और बिना निगमन के आगमन प्रणाली भी अधूरी मानी जाती है। दूसरी बात प्रावैगिक दृष्टिकोण है इसका। आगमन प्रणाली का दृष्टिकोण प्रावैगिक अथवा गतिशील है, हमेशा समय के साथ साथ चेंजमेंट होता रहता है। दूसरी बात व्यापक अर्थशास्त्र के लिए उपयुक्त है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए व्यापक अर्थशास्त्र के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए ये जरूरी होता है। व्यापक अर्थशास्त्र को इससे बहुत सहायता मिलती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए निगमनात्मक पद्धति इंपॉर्टेंट है, जबकि आगमनात्मक पद्धति इंपॉर्टेंट है व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए, यानी समष्टि अर्थशास्त्र के लिए, व्यापक अर्थशास्त्र के लिए। वास्तविकता के अधिक निकट होती है। इसके निष्कर्ष अधिक व्यवहारिक और वास्तविकता के निकट होते हैं। वास्तविक नहीं होते, रियल में रहते, व्यवहारिक होते हैं, वास्तविक के निकट होते हैं। जबकि निगमनात्मक पद्धति में क्या होता है, सारी चीज़ें एकदम से फैक्ट टू फैक्ट होती हैं। अगला क्वालिटी इसकी है कि जटिल समस्याओं के प्रति सतर्कता होती है इसमें। यह प्रणाली जटिल समस्याओं के प्रति अधिक सतर्क रहती है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आगमन प्रणाली जो है इसकी सब क्वालिटी रहती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। समझ में तो आ रहा होगा, बड़ी सरल भाषा में आपको समझा रहे हैं, कोई जो कठिन टर्म आ रहा है उसको मैं समझा दे रहा हूँ। निगमन और आगमन प्रणाली दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में 100% आने वाले हैं, सब प्रश्न ध्यान रखेंगे। देखिए आगमन और निगमन प्रणाली में क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं भैया। देखिए निगमन रीति में या निगमन प्रणाली में सामान्य सत्य के आधार पर विशिष्ट सत्य की खोज करी जाती है। यानी निगमन प्रणाली में सामान्य सत्य पता होता है कि भाई ये है, उसके आधार पर एक विशिष्ट सत्य या एक तथ्य निकाला जाता है जो कि एकदम से फैक्ट होता है। जबकि आगमन प्रणाली में क्या होता है, सामान्य सत्य का प्रतिपादन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सामान्य सत्य निकाला जाता है, और इसीलिए निगमन प्रणाली पूरी तब होती है जब आगमन प्रणाली इसके पीछे काम करती है, यानी आगमन प्रणाली का आधार तैयार करती है निगमन प्रणाली के सत्य को खोजने में। दूसरा अंतर ये कि निगमन रीति या निगमन प्रणाली मान्यताओं पर आधारित होती है, जबकि आगमन रीति जो होती है वो अवलोकन और प्रयोग पर आधारित होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरा अंतर, निगमन रीति में सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्क क्रम होता है, यानी कि सामान्य तर्क से विशिष्ट तर्क की ओर ये जाते हैं, जबकि आगमन रीति में विशिष्ट तर्क से सामान्य तर्क की ओर का क्रम होता है। ठीक है। चौथा अंतर है, निगमन रीति सूक्ष्म अर्थशास्त्र के लिए अधिक उपयोगी है। यानी निगमन जो एक प्रकार से जो है प्रणाली है, निगमन प्रणाली जो होती है महोदय, ये एक प्रकार से माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हम लोग पढ़ा रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके लिए कौन सी निगमन प्रणाली का प्रयोग करके इसकी पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है, इनकी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। जबकि जो आगमन रीति होती है ये व्यापक अर्थशास्त्र के लिए अधिक उपयोगी होती है। पांचवा अंतर ये कि निगमन रीति स्थैतिक विश्लेषण पर आधारित होती है, जबकि आगमन रीति प्रावैगिक विश्लेषण यानी कि गतिशीलता पर आधारित होती है। ये कई अंतर आपको मैंने बताए, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट भी यहाँ पर आप जान रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये सब क्वेश्चंस आपके अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस आ चुके हैं। अभी तक आप लघुत्तरीय प्रश्नों को देख रहे थे, अभी आपके अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस आ गए। दीर्घोत्तरीय भी आपको अभी आगे चल करके मिलेंगे, हालांकि उससे पहले भी दीर्घोत्तरीय आप बना सकते हो, उसमें कई सारे। अगला प्रश्न, कीमत रेखा से आप क्या समझते हैं। तो कीमत नेतृत्व या कीमत रेखा बात एक ही है।
कीमत रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताती है जो कि उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत के आधार पर अपनी दी हुई आय से खरीद सकता है। इसी रेखा को कीमत नेतृत्व भी कहा जाता है। यानी कि कीमत रेखा क्या होती है? दो वस्तुओं के संयोगों को बताती है जो कि उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत के आधार पर अपनी दी हुई आय से उसको खरीद सकता है। इसी को कीमत रेखा कहते हैं या फिर एक प्रकार से कीमत नेतृत्व कहते हैं। अगला प्रश्न, बजट रेखा क्या होती है? तो बजट रेखा दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों का ग्राफीय या वक्रीय जो है निरूपण होता है जिन्हें उपभोक्ता दी हुई कीमतों तथा अपनी आय को व्यय करके खरीद सकता है। बजट रेखा उसी को कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न अगला है, उत्पादक फलन का अर्थ बताएं या उत्पादन फलन पर प्रकाश डालिए। उत्पादन फलन क्या होता है भाई? उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा जो कुछ उत्पादन किया जाता है, ठीक है, उसमें तथा उत्पत्ति साधनों में पारस्परिक सहयोग होता है। जिस वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसे निपज अथवा उत्पादन कहते हैं तथा जिन साधनों का इसकी उत्पत्ति में प्रयोग किया जाता है, किसी वस्तु को उत्पादन करने में जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उसे पड़त अथवा आगत कहते हैं। तो आगत क्या है? आगत वो चीज़ होती है जिस साधनों का प्रयोग करके हम वस्तु की उत्पादन करते हैं, और उत्पादन क्या होता है? जिस वस्तु को एक प्रकार से हमने उत्पादन किया है। ठीक है, निपज और पड़त इसी को कहते हैं। उत्पादन फलन किसी फर्म के उत्पादकों और पड़तों के बीच के संबंध को बताता है। ठीक है, यानी किसी फर्म में जो उत्पाद बना वो उत्पाद के साधन, यानी उत्पाद का साधन और उत्पादन जो हुआ वो उत्पाद और उत्पाद के साधन, उत्पाद कैसे बना, उन साधनों के बीच में संबंध बताता है। कौन? उत्पादन फलन। तो उत्पादन फलन उत्पादन के साधन और उत्पादन के बीच क्या बताता है? संबंध बताता है, रिलेशन बताता है। दूसरे शब्दों में किसी फर्म के उत्पाद, किसी फर्म के उत्पादों और पड़तों, पड़त क्या होती है? उत्पादन में जो उत्पादन करने में जो लागत लगी है या उत्पादन करने में जो साधन का प्रयोग करके उत्पादित की गई है वस्तु, तो उस उत्पादन और पड़त के बीच के संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। बेसिकली बड़ा ज़बरदस्त परिभाषा है, आपको समझ में आ गई। वाटसन कहते हैं, एक विद्वान है, कहते हैं किसी फर्म की भौतिक पड़तों और भौतिक उत्पादनों के बीच के संबंध को प्रायः उत्पादन फलन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो भौतिक पड़तें होती, पड़त माने क्या होता है? जो उत्पादन के साधन होते वो, और भौतिक उत्पादन मतलब कि जो उन साधनों से प्राप्त हुआ वो, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? उसी संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, उत्पादन फलन की विशेषताएं बताएं। कई विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, उत्पादन फलन साधनों की भौतिक मात्रा तथा उत्पादन की भौतिक मात्रा में संबंध व्यक्त करता है। क्या करता है भैया? उत्पादन फलन जो होता है वो संसाधनों की या साधनों की भौतिक मात्रा और उत्पादन की मात्रा में संबंध व्यक्त करता है। उत्पादन फलन साधनों की भौतिक मात्रा और उत्पादन की भौतिक मात्रा, उत्पादन के जो साधन है उनकी भौतिक मात्रा कितनी है और उत्पादन कितना हुआ वो, इन दोनों में संबंध बताता है। इसके अलावा दूसरा विशेषता ये उत्पादन फलन की कि एक उत्पादन फलन सदैव दी हुई तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी अथवा तकनीकी ज्ञान की स्थिति के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। प्रत्येक फर्म का उत्पादन फलन की प्राविधिक ज्ञान की स्थिति के द्वारा निर्धारित किया जाता है और तकनीकी सुधार होने के से एक नवीन उत्पादन फलन प्राप्त होता है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। तीसरी विशेषता इसकी है कि उत्पादन फलन जो होता है इसको सदैव एक दिए हुए समय अथवा प्रति इकाई समय के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। यानी कि एक दिए हुए समय अथवा प्रति इकाई समय के संदर्भ में ही उत्पादन फलन को व्यक्त किया जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न, परिवर्तनशील अनुपात का नियम बताएं। देखिए, आधुनिक विचारकों में खास करके श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, बोल्डिंग और सैमुअल्सन का नाम आता है। इन सभी लोगों ने परिवर्तन अनुपातन के नियम की बात करी। तो इन सभी की धारणा है कि यदि उत्पादन के किसी भी एक साधन को अपरिवर्तित रखा जाए, उत्पादन के किसी भी साधन को अपरिवर्तित रखा जाए और अन्य साधनों की मात्रा में वृद्धि कर दी जाए, कोई एक साधन को अपरिवर्तित रखा जाए और बाकी साधनों को में एक प्रकार से बढ़ोतरी कर दी जाए, तो उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होने लगता है। उत्पत्ति ह्रास नियम मतलब कि क्या? एक प्रकार से उत्पत्ति कम होगी। इस नियम को कुछ अर्थशास्त्री परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहते हैं, जबकि अन्य इसे कुछ अन्य नामों से जानते हैं, जैसे कि अनुपात का नियम भी इसी को कहते हैं, प्रतिफल का नियम, सीमांत उत्पादकता ह्रास नियम, ये सब कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई कंपनी है, उस कंपनी में एक प्रकार से कोई एक साधन है, उस साधन को एक प्रकार से कम कर दिया गया है, एक साधन को अपरिवर्तित रखा जाए और बाकी साधनों में बढ़ोतरी कर दी जाए, तो उत्पादन जो होगा वो कम होने लगता है कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो इसी को उत्पत्ति ह्रास नियम कहते हैं। ठीक है,
प्रोफेसर सैमुअल्सन तथा श्रीमती जॉन रॉबिन्सन इसे उत्पत्ति ह्रास नियम कहना ही अधिक उपयुक्त समझते हैं। और चूंकि जब रॉबिन्सन और इन्होंने सैमुअल्सन ने कह दिया तो बिल्कुल ठीक बात है, वो वही है। ठीक है, आगे देखेंगे महोदय। अब आप लोग ये मत कहिएगा गुरुजी इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं करवाते। मैंने इकोनॉमिक्स की क्लास करवा दी है आप लोगों के कमेंट पर, ठीक है। और इससे पहले दो क्लास और हो चुकी है, 3 क्लास मतलब कि 4 क्लास हो चुकी हैं, 2 MCQs और 2 लिखित वाली, और ये 5वीं क्लास आपकी है, ठीक है। इसके अलावा सिलेबस की 6ठी क्लास और 2-3-4 क्लास पहले मैं ले चुका हूँ, तो कई क्लासेस मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। तो इसको लेकर के आप परेशान आपको नहीं होना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका, मांग की लोच की रॉबिन्सन के द्वारा दी गई परिभाषा दीजिए, या मांग की लोच क्या है बताएं। तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन मांग की लोच की परिभाषा देती हुई कहती हैं कि मांग की लोच मतलब कि मांग में घटोतरी बढ़ोतरी होना ही मांग की लोच कहलाती है। मांग की लोच को किसी कीमत अथवा किसी उपज पर कीमत में मामूली परिवर्तन के परिणाम स्वरूप खरीदी जाने वाली मात्रा में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन की कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से भाग देकर के निकाला जा सकता है, ठीक है। मांग का नियम, मांग की लोच एक प्रकार से बेसिकली क्या होती है, मांग की लोच जो होती है कि किसी कीमत अथवा किसी उपज पर कीमत में मामूली परिवर्तन करके उसके परिणाम स्वरूप जो खरीदी जाने वाली मात्रा है उसमें होने वाला जो सापेक्षिक परिवर्तन है उसकी कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से अगर भाग देंगे तो एक प्रकार से मांग की लोच निकल आएगी, ठीक है। मांग की लोच में क्या होता है, जब मांग बढ़ती है तो एक प्रकार से मतलब कि मांग कब घटेगी कब बढ़ेगी, वस्तुओं का दाम जो एक प्रकार से जब मूल्य घटेगा तो वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाएगी, मूल्य बढ़ेगा तो वस्तुओं की डिमांड भी कम हो जाती कभी कभी, ठीक है। तो यही मांग का लोच होता है। मैंने मांग को लेकर के एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई, तो आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, मांग का नियम और मांग की लोच में क्या अंतर है। मांग का नियम कीमत तथा मांग के संबंध का एक गुणात्मक कथन होता है, एक क्वालिटी बताता है जो हमें कीमत में होने वाले परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तनों की दिशा के बारे में बताता है, ठीक है। कि अगर हम कीमत में परिवर्तन करेंगे, किसी वस्तु के कीमत में या मूल्य में परिवर्तन करेंगे तो इसके परिणाम स्वरूप मांग में भी परिवर्तन होगा, यानी किसी की वस्तु की अगर कीमत हम बढ़ाएंगे तो मांग उसकी कम हो जाएगी, किसी वस्तु की कीमत को अगर हम घटाते हैं तो उसका एक प्रकार से डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, मांग ज़्यादा हो जाएगी। ये एक प्रकार से मांग का नियम कहता है, ठीक है। जबकि या हमें कीमत परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तनों की मात्रा या मतलब की मात्रा दर के बारे में कुछ नहीं बताता है। दूसरे शब्दों में यह नियम वस्तु की कीमत तथा मांग की मात्रा के बीच मात्रात्मक संबंध की व्याख्या नहीं कर पाता। मांग के नियम की इस कमी को मांग की लोच की धारणा पूरी करती है। मांग की लोच ये बताती है कि भाई एक प्रकार से जो परिवर्तन होगा कीमत में या वो कितना होगा, परिवर्तन से अगर किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होगा तो उसकी डिमांड में एक प्रकार से कितना घटोतरी होगी कितना बढ़ोतरी होगी, उसकी क्वालिटी भी बता देता है। जबकि एक प्रकार से मांग का नियम केवल क्वालिटी बताता है कि भाई अगर मांग का नियम कहाँ तक सीमित है, मांग का नियम यहीं तक सीमित है। मांग का नियम कहेगा कि अगर आप जो है मांग कब घटेगी कब बढ़ेगी यही बताता है मांग का नियम। कहता है कि जब किसी वस्तु की मूल्य में एक प्रकार से आप बढ़ोतरी कर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, जब मूल्य में बढ़ोतरी होगी तो एक प्रकार से कीमत, जैसे कीमत बढ़ी तो वस्तु लोग कम खरीदेंगे, अगर कीमत घटी तो वस्तु लोग ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है। ये मांग का नियम कहता है। लेकिन मांग की जो लोच होती है ये कहती है महोदय कि एक प्रकार से किसी वस्तु की अगर कीमत घटती है तो कीमत घटने में वस्तु का एक प्रकार से जो डिमांड होगी वो कितने हद तक एक प्रकार से बढ़ेगी, ठीक है। और मांग के बढ़ने मतलब कि कीमत अगर बढ़ा जाती है तो कितने हद तक एक प्रकार से जो डिमांड होगी वो घटेगी, ये पूरा डिटेल में जानकारी कौन देता है, ये एक प्रकार से मांग की लोच देती है। यानी कि मांग की नियम की कमियों को या मांग के नियम के आगे की बात मांग की लोच पूरी कर देती है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, मांग की लोच की श्रेणियाँ कितनी हैं। सब वस्तुओं की मांग की लोच एक समान नहीं होती, अर्थात कुछ वस्तुओं की मांग की लोच कम होती है और कुछ वस्तुओं की अधिक होती है। सैद्धांतिक दृष्टि से मांग की लोच को 5 श्रेणियों में हम बांट सकते हैं, ठीक है। पहला है पूर्णता लोचदार मांग एक होती है, दूसरा अत्यधिक लोचदार मांग, तीसरा लोचदार मांग, चौथा बेलोचदार मांग और पांचवा पूर्णता और बेलोचदार। यानी बेलोचदार मांग मतलब कि कभी कभी ऐसी डिमांड होती है कि भाई वो कीमत कितना बढ़े वो घटती बढ़ती नहीं है, और ऐसे यही भी होती है। लोचदार मांग एक प्रकार से कीमत बढ़ने घटने से प्रभाव पड़ता है, कभी कभी कि एक प्रकार से कीमत घटने बढ़ने का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है। तो वही सब 5 तरीके से आप इसको बांट सकते हैं। मांग की आय लोच की व्याख्या कीजिए। आय लोच मतलब क्या होता है कि जब कभी कभी मांग की कीमत लोच और मांग की आय लोच दोनों में क्या डिफरेंस है। मान लेते कोई वस्तु है एक प्रकार कोई वस्तु है कि उसकी कीमत बढ़ती है घटती तो इससे मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मांग की वो
मतलब कि मांग की वो कीमत लोच होती है। मांग की आय लोच वो होती है जब व्यक्ति जो होता है, जो उपभोक्ता होता है, उसकी आय में घटोतरी बढ़ोतरी होती है। यानी कि किसी व्यक्ति के पास खूब पैसा आ गया तो उसका डिमांड बढ़ेगा, मांग बढ़ेगी। और किसी के पास अगर एक प्रकार से पैसा कम आ गया, उसकी सैलरी घट गई तो डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि पैसा नहीं रहेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मांग की आय लोच की व्याख्या कीजिए। देखिए, मांग की आय लोच वह दर होती जिस पर उपभोक्ता की आय में परिवर्तनों के कारण से मांग की मात्रा में परिवर्तन होते रहते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति ज़्यादा कमाने लगा तो ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, कम कमाने लगा तो डिमांड कम हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, मांग की आय लोच यह बताती है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर उसके द्वारा व्यय की जाने वाली वस्तु के क्रय पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि कोई व्यक्ति है, उसका 20,000 अभी तक कमाता था, तो एक प्रकार से वो 1 किलो चीनी महीने में खपत करता था, या 2 किलो चीनी महीने में खाता था। ठीक है, चाय पीता था, 2 टाइम चाय पीता था। अब वो क्या करेगा, वो 10,000 रुपये महीने पाने लगेगा तो वो 1 टाइम चाय पीने लगेगा, यानी कि चीनी 1 किलो की खपत उसकी होगी। ठीक है, यानी कि डिमांड कम हो जाएगी। संक्षेप में, यह उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर किसी वस्तु x के लिए उसकी मांग में परिवर्तन को व्यक्त करती है। इसकी परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि आय में प्रतिशत परिवर्तन से किसी व्यक्ति की आय में परिवर्तन होता है, उससे x की मांग, यानी x वस्तु है, एक वस्तु x की मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात मांग की आय की लोच दर्शाता है। ठीक है, बेसिकली मैंने आपको सरल भाषा में समझा दिया मांग की आय लोच और कीमत लोच क्या होती है, और एक वीडियो में, सेपरेट वीडियो में मैंने आपको चीज़ों को समझा भी रखा है। अगला प्रश्न, स्थापन्यता यानी प्रतिस्थापन की लोच किसे कहते हैं। प्रतिस्थापन की लोच मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि एक वस्तु है मार्केट में, उसका एकाधिकार है, अब उसी की ऐसी कोई दूसरी वस्तु आ गई। ठीक है, तो एक प्रकार से जाहिर सी बात है डिमांड कम हो जाएगी। जैसे कि मान लेते हैं, पहले मैं यूट्यूब पर पढ़ाता था बीए वालों को, आजकल बीए वालों को बहुत सारे लोग आकर के पढ़ाने लगे हैं। अब चाहे वो एक प्रकार से उतने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते, लेकिन बच्चे एक प्रकार से देखने चले जाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं पे खोल ही देते हैं। ठीक है, मुझको भी देख रहे हो और दूसरे को भी गए देख लिए। तो ये क्या होता है, इससे क्या होता है, स्थापन चीज़ें हो गई, स्थापन यूट्यूब चैनल हो गए। यानी इससे क्या होता है, डिमांड पर या एक प्रकार से हमारे व्यूअर्स पर प्रभाव पड़ता है। पहले हमारे व्यूज़ बहुत जाते थे, आजकल व्यूज़ कम आते हैं। क्यों आते कम, क्योंकि बच्चे एक प्रकार से उचित कंटेंट को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मैं इतनी मेहनत के साथ अभी मैं पूरा बताओ, एक वीडियो में 1-1 घंटा 1.5 घंटा मैं लेक्चर लेता हूँ, और आपको फिर भी नहीं समझ में आता कि कौन अच्छा पढ़ा रहा है, कौन बुरा पढ़ा रहा है। अब यही चीज़ या मैं अगर चाहता तो 15-15 मिनट का 4 लेक्चर बना देता कि नहीं बना देता। मुझे शौक लगी 2-2 घंटा 1-1 घंटा पढ़ाने की। यहाँ पर दर्द हो रहा है, इतनी देर से दर्द हो रहा है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ। क्यों, चूँकि बोलते बोलते बड़ी दिक्कत हो जाती है, 3-4 क्लास दिन भर में लेने पड़ता है तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, दर्द हो रहा है बट मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कल चेकअप करवाने के लिए जाना भी है, बट क्यों पढ़ा रहा हूँ, चूँकि एक प्रकार से मुझे लगता है कि मैं आपके लिए जितना मेहनत करूँगा उतना आपके लिए बेस्ट होगा। आपके कमेंट को मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे एक प्रकार से रहा नहीं जाता, मेरी तबीयत ख़राब होते हुए भी मैं एक प्रकार से आपके लिए आ जाता हूँ पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आप उन चीज़ों को पहचान नहीं पाते। तो स्थापन वस्तुएं सेम वैसी होती है कि घी और डालडा का फ़र्क होता है कि भाई अभी घी 500 रुपये किलो, 600 रुपये किलो जो भी हो है, डालडा आपका 200 रुपये किलो है, 150 रुपये किलो है। अब बहुत सारे व्यक्ति सोचेंगे 150 रुपये का डालडा में खरीद लो। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि जो क्वालिटी आपकी घी में मिल रही है वही क्वालिटी डालडा में मिलेगी, नहीं मिलेगी। उससे तबीयत भी खराब होगी, कई सारी चीज़ें भी हो जाएंगी। तो वही चीज़ होती है, स्थापन वस्तुएं होती एक जैसी वस्तुएं, बट एक प्रकार से उनकी क्वालिटी में डिफरेंस होता है, तो इससे भी मांग में परिवर्तन होता है। ठीक है, डिमांड में परिवर्तन होता है। स्थापनता की लोच एक वस्तु या साधन के स्थान पर अन्य वस्तु या साधन की स्थापनता के प्रभावों को मापती है। यह बताती है कि मूल्यों में पारस्परिक परिवर्तन होने के फलस्वरूप एक वस्तु की किसी मात्रा के स्थान में दूसरी वस्तु की इतनी मात्रा परिस्थिति की जाएगी। स्थापनता की लोच की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि दो वस्तुओं के अनुपातों में आनुपातिक परिवर्तन का उनकी कीमत अनुपात के आनुपातिक परिवर्तन का अनुपात स्थापनता की लोच होती है। कुल मिलाकर के बेसिकली जो मैंने आपको बताया वही चीज़ होती है। अगर आपको समझ में आ गई होगी तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आ चुका है, उपयोगिता किसे कहते हैं। तो उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, दोनों प्रश्न आपका बन सकता है। उपयोगिता का अर्थ होता है आनुपातिक संतुष्टि, जबकि संतुष्टि का अभिप्राय होता है वास्तविक हमसे अनुभव की गई संतुष्टि जो होता है। वास्तविक संतुष्टि अनुमानित संतुष्टि से कम और अधिक या बराबर हो सकती है। कुल मिलाकर किसी वस्तु की उपयोगिता कितनी है वो चीज़ यहाँ पर दर्शाती है। तो उपयोगिता यही होती है। ठीक है, किसी वस्तु की उपयोगिता कब घटती है, कब बढ़ती है, कब एक प्रकार से इसका वक्र आगे होता है, कब नीचे होता है, ये चीज़ें पता करनी होती हैं।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका भैया, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या है। देखिए आधुनिक विचारकों में श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, बोल्डिंग, सैमुअल्सन, इन सभी की धारणा की है कि यदि उत्पादन के किसी भी स्थान को अपरिवर्तित रखा जाए और अन्य साधनों की मात्रा में वृद्धि कर दी जाए तो उत्पत्ति ह्रास का नियम क्रियाशील होने लगता है। ये तो मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के शब्दों में क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम यह बताता है कि किसी एक साधन की मात्राओं के निश्चित होने की दशा में एक निश्चित बिंदु के पश्चात अन्य साधनों की प्रत्येक अगली इकाई से उत्पत्ति की घटती हुई वृद्धि प्राप्त होती है। ये चीज़ बताई थी। तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम यही है। प्रोफेसर बोल्डिंग कहते हैं कि यदि उत्पादों के संयोग में हम किसी एक उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो इस वृद्धि के लिए किए जाने वाले उत्पादन की सीमांत उत्पादकता का एक समय बाद अवश्य घटेगी। प्रोफेसर बेनहम कहते हैं कि उत्पादन के साधनों के संयोग में एक साधन का अनुपात ज्यों बढ़ाया जाता है उस साधन का सीमांत और औसत उत्पादन घटता जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका उत्पादन का ह्रास नियम। मैंने आपको इससे पहले समझाया है पूरा विस्तार से, तो उसको देख लीजिएगा, अभी जस्ट समझाया था, फिर से नियम आ गया था। अब इसको समझे थोड़ा सा। उत्पत्ति ह्रास नियम के क्षेत्र क्या क्या हैं। नियम का क्षेत्र, प्रोफेसर मार्शल ने इस नियम की क्रियाशीलता के क्षेत्र में को केवल कृषि और भूमि से संबंधित कुछ अन्य व्यवसायों जैसे कि मछली उद्योग तक ही सीमित रखा, खनन तक ही सीमित माना था, परंतु यह सत्य नहीं है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार यह नियम उत्पादन के सभी क्षेत्रों में क्रियाशील होता है, केवल शर्त यही है कि उत्पादन प्रक्रिया दीर्घकाल तक चलती रहे। प्रोफेसर बिक स्टीड कहते हैं कि इस नियम की क्रियाशीलता सर्वव्यापी है, यानी हमेशा ये नियम होता है। आधुनिक विचारकों की धारणा यह है कि यह नियम उत्पादन के सभी क्षेत्रों में लागू होता है और उत्पत्ति वृद्धि नियम तथा उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम की भी अपनी अवस्थाएं हैं। प्रोफेसर सेलिगमैन के शब्दों में अगर कहें तो क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम ही उत्पत्ति का सामान्य नियम है और क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि तथा समता उत्पत्ति नियम ह्रास नियम के ही अस्थायी रूप होते हैं, अस्थायी रूप होते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बताया। इतना ही नहीं, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन कहती हैं कि उत्पत्ति ह्रास नियम एक तार्किक अनिवार्यता होती है, उत्पत्ति वृद्धि नियम एक अनुभाविक सत्य होता है, अनुभव सिद्ध सत्य होता है या तथ्य होता है, ठीक है। कुल मिलाकर के जो एक प्रकार से ये नियम होता है, खास करके क्या कौन सा नियम भैया, उत्पादन का एक प्रकार से जो ये नियम होता है, क्या नाम है इसका, उत्पत्ति ह्रास नियम, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम कुछ वस्तुओं को एक प्रकार से क्या करते हैं, उत्पादन के किसी एक साधन को हम अपरिवर्तित रखते हैं और कुछ साधनों को एक प्रकार से कुछ साधनों में वृद्धि कर देते हैं और एक साधन को हम रोक लेते हैं, इससे उत्पादन एक प्रकार से घट जाता है। तो इसी को उत्पादन का ह्रास नियम कहते हैं, ठीक है। यानी किसी एक साधन की कमी कर देते हैं और बाकी साधनों में वृद्धि कर देते, तब भी एक प्रकार से उत्पादन उतने अच्छे तरीके से नहीं होता जितना अच्छे तरीके से पहले होता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, वृद्धि प्रतिफल नियम को समझाइए। क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम उत्पादन के प्रतिफल की उस अवस्था की ओर संकेत करता है जबकि उत्पत्ति के साधनों की अतिरिक्त इकाइयों के प्रयोग से उत्पादन में अनुपात से अधिक वृद्धि होती है। अर्थात यदि उत्पादन में किसी एक साधन की मात्रा में वृद्धि करने से, अगर कोई उत्पादन हो रहा है, उत्पादन का कोई एक साधन है, उस साधन की मात्रा में आप वृद्धि कर दें, किसी एक साधन की मात्रा को कम कर दें वहाँ पर था और बाकी में वृद्धि कर दें, तो वो उत्पत्ति ह्रास का नियम होता था। लेकिन जब एक प्रकार से उत्पादन की किसी एक मात्रा में वृद्धि कर दे और अन्य साधनों के स्थिर रहने पर, यानी अन्य साधन को रोक लें, अन्य साधन जैसे थे वैसे तो रहेंगे और किसी एक पॉइंट में एक प्रकार से वृद्धि कर दे, उत्पादन के साधन में अधिक अनुपात में वृद्धि होती है, तो इसे क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम कहते हैं अथवा लागत ह्रास नियम इसमें कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक प्रकार से लागत कम होती है और उत्पत्ति ज़्यादा होने लगती है, ठीक है। इस नियम की परिभाषाएँ इस तरीके से हैं। प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि श्रम तथा पूंजी में वृद्धि करने से सामान्यतः, यानी श्रम में और पूंजी में दोनों में अगर आप वृद्धि पूंजी ज़्यादा लगाते हैं, श्रम ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो संगठन व्यवस्था सुधर जाया करती है, जिससे श्रम और पूंजी की कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाती है, इससे उत्पादन ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। तो प्रोफेसर चैपमैन कहते हैं कि किसी उद्योग के विकास में जिनमें उचित साधनों का अभाव नहीं है, अन्य बातें समान रहने पर उत्पत्ति में वृद्धि हो जाती है। तो इस तरीके से उचित साधनों में एक प्रकार से या किसी एक साधन में बढ़ोतरी करने से और बाकी साधनों को एक प्रकार सेम रखने पर जब एक प्रकार से उत्पादन में वृद्धि होती है, तो वहाँ पर एक प्रकार से ये नियम काम करता है, वृद्धि प्रतिफल का नियम, ठीक है। और जब एक प्रकार से जो उत्पत्ति ह्रास का नियम था, वहाँ पर क्या था कि किसी एक साधन में हम घटोतरी कर देते हैं, बाकी साधन में बढ़ोतरी करते हैं, तो इसमें एक प्रकार से क्या होता है, उसमें एक प्रकार से चीज़ें विपरीत होती हैं इसके। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत
नियम है, वृद्धि प्रतिफल का नियम और उत्पत्ति ह्रास के नियम। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न देखेंगे, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की परिभाषा दीजिए। देखिए, सिटोवस्की कहते हैं कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत का वह भाग है जो मुख्यतः नीति से संबंधित होता है और आर्थिक कल्याण मतलब कि ये समाज का पूरा कल्याण चाहता है। ठीक है। परेटो के सिद्धांत की 2 मान्यताएं बताएं। पहली मान्यता ये है कि प्रत्येक उत्पादक अथवा प्रत्येक जो फर्म, उत्पादक मतलब कि फर्म, प्रत्येक उत्पादक या फर्म को उत्पादन उसकी तकनीकी अवस्था के अनुसार प्रदान किया जाता है। प्रत्येक फर्म अपने लाभ को अधिकतम तथा अपनी लागत को न्यूनतम करने का प्रयत्न, यानी कि हर एक कंपनी, हर एक उद्योग यही चाहता है कि एक प्रकार से उसका जो लागत है वो कम हो, यानी खर्चा कम लगे और प्रॉफिट ज़्यादा हो, पैसा बिके ज़्यादा का। ठीक है, यानी अधिकतम तथा अधिकतम लागत को न्यूनतम करने का प्रयास, लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है, हर एक फर्म चाहता है, हर एक उद्योगपति चाहता है, और लागत को न्यूनतम करने का प्रयास करता है, परेटो कहते हैं। दूसरी बात, परेटो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति समस्त वस्तुओं की कुछ मात्रा का क्रय अवश्य करता है, यानी कि समस्त वस्तुओं की कुछ मात्रा को बेचता जरूर है प्रत्येक व्यक्ति, चाहे जो भी हो। ये भी एक प्रकार से परेटो का नियम है। अगला प्रश्न, सामाजिक कल्याण फलन की 2 विशेषताएं बताएं। पहली विशेषता है सामाजिक कल्याण फलन की कि यह व्यक्ति के कल्याण को प्रभावित करने वाले तत्वों के संयोगों की क्रमवाचक व्यवस्था पर आधारित है, अर्थात यह उपयोगिता के क्रमवाचक विचार का उपयोग करता है। कौन? सामाजिक कल्याण का फलन। दूसरी बात, सामाजिक कल्याण फलन नैतिक निर्णयों को स्पष्ट रूप से सम्मिलित करता है और यह उपयोगिता की अंतः व्यक्तिक तुलनाओं की आज्ञा देता है। ठीक है, ये एक प्रकार से क्या होता है, सामाजिक कल्याण फलन की विशेषताएं हैं, ध्यान रखेंगे। शुक्ला स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, एक बात और मैं बता दूं, अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना, तो ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए मैंने आपको शुरुआत में ही चीज़ें बता दी थी, तो मैं आपको यहाँ पर बहुत जल्दी चीज़ें समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर आपको ग्रुप से जुड़ना तो 9161 93 60 62 पर SMS करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नाम लिखने हैं। जो भी एक प्रकार से यहाँ पर आपको एक प्रकार से एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर मात्र 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की PDF मिलेगी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सभी का कोर्स आपको मिल जाएगा। हिंदी, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, हिस्ट्री, सबका आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको MCQs टाइप के भी क्वेश्चन आंसर यानी मॉडल पेपर मिलेंगे और यहाँ पर आपको लिखित मिलेंगे, जिसमें अति लघु, ठीक है, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सभी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन पेपर की भी यहाँ पर PDF नोट्स मिलेगी और वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। तो यानी पर लाइव क्लासेस के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहाँ पर क्लास होगी, तब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपका बड़ा बेटर हो जाएगा। इसमें आपका 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर और 1 को-करिकुलर, चारों सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपीज़ में करवाई जा रही है। फटाफट से SMS करें। अगर आप नहीं चलाते हैं तो आप किसी दूसरे से भी करवा सकते हैं, आपके घर आरी पड़ोस में कोई भी चलाता होगा ऑनलाइन माध्यम, तो आप उससे सेंड करवा दीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे तो आपको जो तुरंत जोड़ दिया जाएगा ग्रुप से। ठीक है, तो आप SMS करें फटाफट से और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास इस लेक्चर को। चले, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया, फटाफट से आप देखेंगे। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अर्थव्यवस्थाओं की केंद्रीय जो समस्याएं होती हैं, सेंट्रल जो समस्याएं हैं, उस पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कई सारी हैं, तो जिन समस्याओं का संबंध उत्पादन से होता है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा भाई और लाइक करते रहिएगा। जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत लगती है एक क्लास को बनाने में, एक क्लास लेने में। देखिए, जिन समस्याओं का संबंध उत्पादन से होता है, अर्थात उत्पादन क्या होगा, उत्पादन कैसे होगा और उत्पादन किसके लिए होगा, वे केंद्रीय समस्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसे निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। उत्पादन क्या होगा? पहली बात, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन उपभोक्ता की मांग पर डिपेंड करता है। उपभोक्ता कितनी डिमांड करता है, उसी डिमांड पर ही पूरा का पूरा फिक्स होता है कि भाई उत्पादन कितना किया जाएगा। ये उपभोक्ता यानी कि जो कंज्यूमर है, जो खरीदार है, ठीक है, उसके मांग पर करेगा कि भाई डिमांड ज़्यादा तो सप्लाई भी उस हिसाब से करनी पड़ेगी। उपभोक्ता के द्वारा वस्तुओं की में सेवाओं को क्रय करने यानी बेचने हेतु जिस मुद्रा का भुगतान किया जाता है, वह उत्पादनकर्ता को प्राप्त होती है, यानी जो सामान को बनाता है उसको, जो एक प्रकार से उत्पादक होता है उसी को मिलता है, सामान बनाने वाले को पैसा मिलता है। और ठीक है, जिसका व्यय वह मजदूरी, मतलब कि उसका व्यय कैसा करता है, यानी कि एक कंपनी वाला है, उसने कोई प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? जो कंज्यूमर होगा, जो खरीदार होगा वो खरीदेगा, उसको अपने में उपयोग करेगा। ठीक है, अब उसको बनाने में जितनी मजदूरी लगी होगी उस वस्तु को, वो पैसा जब पाएगा, जो बेचने वाला व्यक्ति होगा, उत्पादन करने वाला व्यक्ति होगा, जब पैसा पाएगा तो पैसा कहाँ देगा? मजदूरी, जो जितना मजदूरी लगी उसको मजदूरी देगा, वेतन देगा अपने जो है कर्मचारियों को, लगान
और यानी टैक्स देगा, लाभ देने में करता है, यानी कि लाभ अपना निकालता है, टैक्स देता है सरकार को, वेतन देता है मजदूरों को, ठीक है, ये सब देता है। यह वेतन भोगी उपभोक्ताओं को आय के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है। तो वेतन भोगी उपभोक्ता जो होते हैं, वेतन भोगी उपभोक्ता को आय के रूप में प्राप्त होती है कौन? ये एक प्रकार से उत्पादन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्पादन कैसे होगा? दूसरा पॉइंट, प्रतिस्पर्धा के आधार पर विभिन्न उत्पादकों के मध्य यह तय होता है कि उत्पादन कैसे किया जाएगा। अधिकतम लाभ कमाने और कीमत प्रतिस्पर्धा का सामना करने का सबसे अच्छा ढंग यही है कि उत्पादन की सबसे उत्तम विधि का प्रयोग करके उत्पादन किया जाए, जिससे एक प्रकार से न्यूनतम लागत मूल्य लगे, ठीक है। कम चीज़ों में, मतलब कि कैसे कंपनी मान लेते हैं वोडाफोन है और जियो है, अब दोनों का एक प्रकार से महंगा रिचार्ज जो है, वोडाफोन थोड़ा महंगा है और रिलायंस थोड़ा सस्ता पड़ता है आपका ये, ठीक है, जियो वाले। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि भाई किस विधि का प्रयोग करके उत्पादन करें किसी वस्तु को, चूंकि एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा मार्केट में बहुत है, बहुत कंपनियां हैं। अगर हम आप 10 रुपये का हम कुछ बेच रहे हैं और कोई व्यक्ति उसको 8 रुपये में बना दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, 8 वाला बिकेगा, 10 वाला नहीं बिकेगा। इस वजह से एक प्रकार से ऐसी विधि का प्रयोग करें जिससे कम से कम लागत में एक प्रकार से वस्तु तैयार हो जाए और उसको हम उचित मूल्य पर मार्केट में बेच पाएँ। तो उत्पादन कैसे किए होगा ये भी एक समस्या है। इसके अलावा उत्पादन किसके लिए होगा ये भी एक समस्या है। जैसे वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए होगा, अर्थात वस्तुओं का उपभोग कौन करेगा, यह भी एक केंद्रीय समस्या बनी रहती है। इस समस्या का समाधान उस समय तय होता है जब साधनों के बाजार में मांग और पूर्ति का विचार किया जाता है, डिमांड एंड सप्लाई का विचार किया जाता है। उस समय एक प्रकार से उत्पादन किसके लिए किया जाएगा और कितना किया जाएगा ये डिसाइड होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस और आंसर को समझा, जिसमें दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को मैंने समाहित किया था। इससे पहले आप लोगों ने हिंदी काव्य का एक प्रकार से मॉडल पेपर देखा होगा और जो माइनर और मेजर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था, ये मैंने बताया था। सभी के लिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर की श्रृंखला चली थी महासंग्राम मैराथन क्लास के माध्यम से बी फर्स्ट सेमेस्टर 2025 के लिए। तो फटाफट से आप इस लेक्चर को भी देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस लगातार होती रही हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार देता रहता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों के साथ साझा कर दीजिएगा वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।